मैं उस कवि को अब आप लोगों को तक पहुंचाना चाहता हूं जिसकी उम्र कम है, जो हमारे अपने मेरठ से है, लेकिन मेरठ ये वो क्षेत्र है जो अपने कवियों को बहुत स्नेह देता है, बहुत दुलार देता है, और जिसके ऊपर इस मेरठ ने हाथ फेरा, अपना स्नेह दिया, वो विश्व की यात्राएं करता है, ये हम लोग जानते हैं। मेरा मन है कि मैं विमल ग्रोवर हमारे बीच इस मंच पर हैं, जो मेरठ से ताल्लुक रखते हैं। एक बार मन के साथ आप उनको सुने, दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियां बजाएं। भाई विमल ग्रोवर, आप माला मेरे लिए ले आना, यही याद दिलाने के लिए बात की थी। आपकी अपनी धरती से हूँ, मेरठ से हूँ। गुरुदेव की पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ, मंच के पावन सानिध्य को प्रणाम करता हूँ। मुझसे पहले 4 कवियों ने काव्य पाठ किया, ऐसा होता भी है। अच्छे टीवी सीरियल से पहले कुछ विज्ञापन आते हैं, और गुरुदेव ने कहा है कि एक अच्छी बड़ी मोटी सी ज्ञानवान पुस्तक पढ़ने से बेहतर है किसी ज्ञानवान व्यक्ति, किसी विद्वान व्यक्ति के सानिध्य में 15 मिनट बिता लो। इसीलिए मैं आपके सामने हूं, और मैं व्यंग की बात अधिक करता हूं। व्यंग की जब जहां जहां बात सबको समझ में आती रहे, क्योंकि मैं 15 मिनट इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी के राज में जब राहुल गांधी को 15 मिनट बोलने के लिए ना मिल रहे हों, बहुत अच्छे, तो मुझे 15 मिनट इस मंच से मिल जाना गुरुदेव की कृपा के कारण ही संभव होता है। और मैं ज्यादा आपकी बात नहीं करूंगा। राहुल गांधी की बात चल रही थी, कहीं गंगा की बात चल रही थी। मैं बता रहा हूं, राहुल गांधी के अंदर बहुत प्रतिभा छिपी हुई है। व्यंग की बात समझिएगा, व्यंग की मानसिकता में आएगा। फिर मैं छोटी सी जब एक कविता रख के अपना साल लूंगा, क्योंकि इस मंच को आदरणीय दादा तक पहुंचना है, विष्णु जी तक पहुंचना है। बहुत छोटा सा काव्य पाठ में रखूंगा। व्यंग की कहीं बात करता हूँ, राहुल गांधी की बात चली, राहुल गांधी, आप लोग व्यंग क्यों करते हैं राहुल गांधी के ऊपर? पता है आपको? इतनी अधिक प्रतिभा छिपी हुई, राहुल गांधी की बहुत प्रतिभा छिपी हुई है, लेकिन इस देश की भलाई इसी में है कि वो प्रतिभा छिपी ही रहे। बहुत अच्छे। बात कहीं गंगा की बात होती है। अभी हमारे देश, देखिए, हमारे देश की सरकार बहुत कुछ करना चाहती है, नरेंद्र मोदी जी बहुत कुछ करना चाहते हैं। गंगा को पावन करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का नमामि गंगे प्रोजेक्ट, 20,000 करोड़ रुपए उस पर खर्च हो चुके हैं। पर अब मोदी जी अकेले क्या करें? कांग्रेस के नेता हर महीने पहुंच जाते गंगा नहाने। बात कहीं समझ में आती रहे व्यंग्य की, तो हाथों की तालियों से भाषित कर देगा। और एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं, क्योंकि आप लोग लगातार पंच कल्याण करवाते हैं, उसमें हिस्सा बनते हैं। जब मेरे बात कुछ कवियों ने और भी काव्य पाठ करना है, जब भी कोई कवि मंच पर आए, आपसे कहे कि आपका आशीष चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी ऊर्जा चाहिए, आपकी चेतना चाहिए, आपकी अवचेतना चाहिए, तो समझ लीजिएगा कि आपको ताली बजानी है। तो एक बार आशीर्वाद दीजिए। तो मैं बिना किसी अतिरिक्त औपचारिकता के कुछ पंक्तियां पढ़ने का उपक्रम करता हूं। और चूंकि जैन समाज का पवित्र मंच है और आदरणीय गुरुदेव की पावन उपस्थिति हमारे बीच होती है, मैं सीधे सीधे कविता पाठ आरंभ करता हूं बिना किसी अतिरिक्त औपचारिकता के। समय बहुत कम दिया गया है। कि आप लोगों के नाम ये खुशनुमा शाम करता हूं, आप लोगों के नाम ये खुशनुमा शाम करता हूं, पर कविता से पहले एक काम करता हूं। आप लोगों के नाम ये खुशनुमा शाम करता हूं, पर कविता से पहले एक काम करता हूं। आदि ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर तक, आदि ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर तक मैं 24 तीर्थंकरों को प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छे बेटा, वाह वाह वाह। और मेरा जन्म से जैन नहीं हूं, पर जितने भी जैन बंधु यहाँ बैठे हैं, मैं आपके भाग्य पर आपको बधाई देता हूं कि आपने जैन धर्म में जन्म लिया। मैं 4 पंक्तियां कहीं आपके बीच रखता हूं। कि सितारों में लिखी कहीं तकदीर होती है, सितारों में लिखी कहीं तकदीर होती है, पुण्य की हाथों में कोई लकीर होती है। सितारों में लिखी कोई तकदीर होती है, पुण्य की हाथों में कोई लकीर होती है। और फल होता है जब किसी पावन तप का वर्षों में, फल होता है जब किसी पावन तप का वर्षों में, तब कहीं जाकर कोई गोद महावीर होती है, तब कहीं जाकर कोई गोद महावीर होती है। मैं बिना किसी अतिरिक्त औपचारिकता से काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। व्यंग की बात में कि मैं व्यंग अधिक लिखता हूँ। व्यंग क्या होता है, एक छोटी सी बात समझिएगा। जब जो चीज जैसी जहां पर होनी चाहिए वैसी वहां पर वो नहीं होती है, तो व्यंग की उत्पत्ति होती है। एक नाटककार ने एक नाटक लिखा, उसके बाद फिल्म बनाई गई, 1 घंटे की पूरी फिल्म बनाई गई। निर्देशक ने उस फिल्म को रिलीज करने के लिए उससे पहले एक प्रीमियर शूट रखा। उस प्रीमियर शूट में मुझे ही बुलाया गया था। उसके बाद जब 1 घंटे का प्रीमियर शूट हो गया, फीडबैक सेशन हुआ, तो मुझसे पूछा गया कि फिल्म कैसी बनी है, सबने अभिनय कैसा किया है। मैंने कहा फिल्म बहुत शानदार हुई है, बहुत अच्छी पटकथा है, सबने अभिनय बहुत शानदार किया है, पर इसमें एक कमी है। निर्देशक ने क्या कहा? मैंने कहा इस फिल्म के अंत में, 1 घंटे की फिल्म के अंत में आपने जो विलन की मृत्यु है उसका मरना गोली से दिखाया है, इसको गोली से मरना ना दिखाकर जहर से दिखाओ। निर्देशक थोड़ा कंफ्यूज हो गया, कह रहा क्या बात है?
कि विलन ने मरना गोली से भी है, विलन ने मरना जहर से भी है, और क्या कारण है कि आप ये सलाह दे रहे हो कि इसका मरना गोली से ना दिखाकर जहर से दिखाओ। मैंने कहा बात दरअसल ये है कि फिल्म के अंत में दर्शकों की आवाज गोली की आवाज से खुल सकती है, दर्शकों की नींद गोली की आवाज से खुल भी सकती है। बात कहीं समझ में आती रहे तो जब हाथों की तालियों से आदेश देती रहेगी व्यंग्य की बात कैसे जन्म लेती है। मैं व्यंग्य की कविता के बीच रखता हूँ कि व्यंग्य की मानसिकता इसलिए होती है, और तालियां इसलिए बजा देना कि कहीं आपके बगल वाले कोई ना लगे कि आपको व्यंग्य समझ में नहीं आ रहा। तो एक बार आशीर्वाद दीजिएगा। तो मैं कविता आरंभ करता हूँ कि नेता का बेटा बोला अपने बाप से, नेता का बेटा बोला अपने बाप से, पिताजी मैं राजनीति सीखूंगा आपसे। नेता का बेटा बोला अपने बाप से, पिताजी मैं राजनीति सीखूंगा आपसे। नेता बोला पहले बेशर्मी की चादर को ओढ़ना सीखो, पहले बेशर्मी की चादर को ओढ़ना सीखो, नयों को पकड़ना पुरानों को छोड़ना सीखो, सीखो गिरगिट सा रंग बदलना मगर मत से आंसू बहाना सीखो, सीखो गिरगिट सा रंग बदलना मगर मत से आंसू बहाना सीखो, और जहां झगड़े की बस संभावना हो, जहां झगड़े की बस संभावना हो वहां दंगा करवाना सीखो। अरे राजनीति में अपने फायदे के लिए रस्सी को भी सांप बनाना पड़ता है, राजनीति में अपने फायदे के लिए रस्सी को भी सांप बनाना पड़ता है, वक्त पड़े तो यहाँ गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। इन सब बातों को मन में दोहराओ, जाओ छत से नीचे कूद जाओ। इन सब बातों को मन में दोहराओ, जाओ छत से नीचे कूद जाओ। बेटा जैसे ही छत से नीचे कूदा उसका दाहिना पैर टूटा, उसने पिता को बुलाया, बोला पिताजी कैसी आपकी मति है, क्या यही राजनीति है? बोला पिताजी कैसी आपकी मति है, क्या यही राजनीति है? इस कविता का मुलायम सिंह यादव से कोई संबंध नहीं है। बोला पिताजी कैसी आपकी मति है, क्या यही राजनीति है? बाप बोला बेटा बात तेरी सही है, बाप बोला बेटा बात तेरी सही है पर राजनीति का पहला असूल भी यही है। बाप बोला बेटा बात तेरी सही है पर राजनीति का पहला असूल भी यही है, यहाँ हर काम सोच समझ कर करना चाहिए, यहाँ हर काम सोच समझ कर करना चाहिए, और राजनीति में अपने बाप पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, अपने बाप पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और समाज की विसंगतियों को लेती हुई एक छोटी सी कविता और आप लोगों के बीच, और किस तरह देश के हालात है, समाज की विसंगतियां क्या है, समाज की विसंगतियों को टच छूती हुई कविता। एक बार आशीर्वाद दे दीजिएगा। जीता रहे बेटा, मन से भी थोड़ा आशीर्वाद मिल जाए। हाँ, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था, अब मैं अपना कार्यभार समाप्त कर सकता हूँ। चढ़ाओ माला चढ़ाओ। ये कविता से जुड़ेगा कि सड़क पर बैठे हुए एक भिखारी ने, सड़क पर बैठे हुए भिखारी ने जाते हुए बेरोजगार युवक से भीख मांगी। प्रतीक जी आपके लिए विशेष, बेरोजगारी के लिए है ना। तो सड़क पर बैठे हुए भिखारी ने जाते हुए बेरोजगार युवक से भीख मांगी, तब उस युवक ने दयनीय दृष्टि उस भिखारी पर डाली, तब उस युवक ने दयनीय दृष्टि उस भिखारी पर डाली। बोला तुम में और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है, बोला तुम में और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है, और तुम्हें देने के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, तुम्हें देने के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। भिखारी मुस्कुराया, उसे तुरंत भीख का कटोरा युवक की ओर बढ़ाया। भिखारी मुस्कुराया, उसे तुरंत भीख का कटोरा युवक की ओर बढ़ाया। बोला मेरे साथ बैठ जाओ, बैठकर मुंह जुड़ाओ, बोला मेरे साथ बैठ जाओ, बैठकर मुंह जुड़ाओ। इस काम में मेहनत नहीं है, इस काम में मेहनत नहीं है, और आजकल टॉप का रोजगार यही है, और आजकल टॉप का रोजगार यही है। और तुम्हारी हालत तो बहुत ज्यादा वैसी है, बिल्कुल धोबी कुत्ते के जैसी है, इसलिए तुम्हारे लिए मेरी सलाह कुछ ऐसी है। और तुम्हारी हालत तो बहुत ज्यादा वैसी है, बिल्कुल धोबी कुत्ते के जैसी है, इसलिए तुम्हारे लिए मेरी सलाह कुछ ऐसी है कि अगले चौराहे पर भिखारी की एक वैकेंसी है। तुम भिखारी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाओ, वहां से एक एप्लीकेशन फॉर्म ले आओ। तुम भिखारी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाओ, वहां से एक एप्लीकेशन फॉर्म ले आओ, अपनी सोच से तुम्हारा काम करवा दूंगा। व्यंग्य कहीं समझ में आए तो हाथ का आशीर्वाद दीजिएगा। और अपनी सोच से तुम्हारा काम करवा दूंगा, और तुम्हें वहां अस्थायी भिखारी की पोस्ट पे रखवा दूंगा। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। और तुम्हें वहां अस्थायी भिखारी की पोस्ट पे रखवा दूंगा। युवक चकराया, थोड़ा घबराया, अपनी हालत पर उसे रोना आया। युवक चकराया, थोड़ा घबराया, अपनी हालत पर उसे रोना आया। बोला मेरी हालत बहुत खराब है, ना कुछ पी रहा हूँ ना कुछ खा रहा हूँ, मेरी हालत बहुत खराब है, ना कुछ पी रहा हूँ ना कुछ खा रहा हूँ, बेरोजगार हूँ पर पकोड़े नहीं बेच पा रहा हूँ। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। बेरोजगार हूँ पर पकोड़े नहीं बेच पा रहा हूँ। अरे और एक और व्यंग्य आपकी पंक्ति आके बीच रखता हूँ। अरे पढ़ते पढ़ते मेरे चश्मे का नंबर वीक हो गया था, पढ़ते पढ़ते मेरे चश्मे का नंबर वीक हो गया था, और जो एग्जाम पास किया है उसी का पेपर लीक हो गया था। जो एग्जाम पास किया है उसी का पेपर लीक हो गया था। बेरोजगार हूँ इसलिए लड़की के मामले में मेरी किस्मत नहीं संवर रही है, बेरोजगार हूँ इसलिए लड़की के मामले में मेरी किस्मत नहीं संवर रही है। इससे ज्यादा किस्मत क्या खराब होगी कि मेरी दुनिया मेरी तुलना राहुल गांधी से कर रही है। बहुत अच्छे, इससे ज्यादा किस्मत क्या खराब होगी, दुनिया में तुलना राहुल गांधी से कर रही है। तुम्हारे इस काम में इज्जत नहीं है, इसलिए ये काम मेरे लिए नहीं है।
तुम्हारे इस काम में इज्जत नहीं है, इसलिए काम मेरे लिए नहीं है। मुझ पर तरस खाओ, मेरा मजाक मत उड़ाओ। मुझ पर तरस खाओ, मेरा मजाक मत उड़ाओ। कुछ सोचकर भिखारी हंसा, सोचा अच्छा गधा फंसा। कुछ सोचकर भिखारी हंसा, सोचा अच्छा गधा फंसा। आज करियर में पहला ऐसा अवसर आया है, आज करियर में पहला ऐसा अवसर आया है जब मुझ जैसे गधे के पास एक दूसरा गधा आया है। जब मुझ जैसे गधे के पास एक दूसरा गधा आया है। बोला इज्जत की बात मत करो। कविता क्यों लिखी मैंने, उस पंक्ति पे आता हूं, कविता को समापन की तरफ ले चलता हूं। बोला इज्जत की बात मत करो, मुफ्त में उसे बदनाम मत करो। इज्जत की बात मत करो, मुफ्त में उसे बदनाम मत करो। रात को इज्जतदार लोग इस चौराहे पर आते हैं, रात को इज्जतदार लोग इस चौराहे पर आते हैं। गाड़ियों में बिठाकर जाने क्या क्या ले जाते हैं। धर्म के ठेकेदारों की ही कारें यहाँ पर आती हैं, समाज के ठेकेदारों की ही कारें यहाँ पर आती हैं। एक्सरे मशीन से भी तेज उनकी निगाहें, एक्सरे मशीन से भी तेज उनकी निगाहें गरीबी के फटे लिबास के भीतर तक झांक जाती हैं। एक्सरे मशीन से भी तेज उनकी निगाहें गरीबी की फटे लिबास के भीतर तक जहां जाती हैं। बड़े बड़े इज्जतदार लोग जिन बाबाओं के पास जाते हैं, बड़े बड़े इज्जतदार लोग जिन बाबाओं के पास जाते हैं, वही गुफाओं में हनीपीत के संग इज्जत के नए संगीत बजाते हैं। वही गुफाओं में हनीपीत के संग इज्जत के नए संगीत बजाते हैं। इस झूठी शान और खोखली इज्जत में समाज की कैसी हवा चल रही है। इस झूठी शान और खोखली इज्जत की समाज में कैसी हवा चल रही है। और एक और पंक्ति आपको भी रखता हूं, इस झूठी शान और खोखली इज्जत की समाज में कैसी हवा चल रही है। और बड़े बड़े इज्जतदार लोगों की बूढ़ी माँ समाज के वृद्धाश्रमों में पल रही है। बड़े बड़े इज्जतदार लोगों की बूढ़ी माँ समाज के वृद्धाश्रम में पल रही है। कहकर भिखारी वहां से आगे बढ़ गया, युवक श्रम से जमीन में वहीं गड़ गया। कहकर भिखारी वहां से आगे बढ़ गया, युवक श्रम जमीन में वहीं गड़ गया। परेशानी की रेखाएं युवक के चेहरे पर छाने लगी थीं, परेशानी की रेखाएं युवक के चेहरे पर छाने लगी थीं। और धीरे धीरे ही सही भिखारी की बातें युवक की समझ में आने लगी थीं। धीरे धीरे ही सही भिखारी की बातें युवक की समझ में आने लगी थीं।